हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास। और आज हमारी जर्नल की फिफ्थ क्लास है। कल हमने फोर्थ क्लास में एक इलस्ट्रेशन देखा जिसमें हमने अपने सारे जो कंसेप्ट है परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट के ये सभी कंसेप्ट हमने कल वाले इलस्ट्रेशन में कवर किए। तो आज हम कुछ नए कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उनके बेसिस पे हम कुछ सम करेंगे। ओके, एग्जाम्पल करेंगे। चलो, तो आज का हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो है बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट क्या होता है? आपने डेटर, जब हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे तो हमने डेटर के साथ बैड डेट कवर किया था कि बैड डेट क्या होता है। ठीक है, बैड डेट इज व्हाट, जब हमारा डेटर हमें पैसे वापस नहीं कर पाता, उस केस में हमें पैसा जो डेटर से मिलना होता है वो पैसा नहीं मिल पाता। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट। ठीक है, अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, देखो कैश डिस्काउंट के केस में भी मुझे पैसा कम मिलता है। ठीक है, कम मिलता है। रीबेट के केस में भी मुझे पैसा कम मिलता है। ठीक है, और अगर मेरा बैड डेट हो गया तो भी मुझे पैसा कम मिलता है या फिर और नहीं मिलता। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता शायद। ठीक है, इन तीनों ही केस में हमें एक लॉस होता है। ओके, बट इन तीनों के रीजन अलग अलग है। जब हम कैश डिस्काउंट देते हैं फॉर प्रॉम्प्ट, रिबेट देते हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसे गुड्स सप्लाई किए जो अप टू मार्क क्वालिटी के नहीं थे बट बायर ने उसको यूज कर लिया। ठीक है, बैड डेट, यहाँ पे जो डेटर होता है वो पैसे पे नहीं करता हमें। ठीक है, उसकी मनमर्जी मान लो या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो वो हमारा बैड डेट हो जाता है। ओके, अभी हम इन दोनों की अकाउंटिंग पहले कर चुके हैं। बैड डेट जब होता है तो क्या होता है, देखो एग्जाम्पल लिखो। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम फॉर ₹10,000। इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? राम, अब आप ऐसी ट्रांजैक्शंस की एंट्री से अब यूज टू हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि एंट्री क्या होगी। राम अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। ठीक है, और हम यहां नरेशन लिखेंगे। गुड्स सोल्ड टू राम। राम मेरा क्या है? राम इज अ डेटर। डेटर मीन्स माई असेट। ओके, अब राम ने, जब मैं राम के पास पेमेंट लेने गया तो राम ने बोला कि भाई मैं आपको 5,000 रुपए ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आपको लेने हैं तो ठीक है, वरना आप देख लो। ओके, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, ये कैश डिस्काउंट है? नहीं, मैंने राम के पास जाके नहीं बोला कि भाई आप मेरे को 10,000 है तो 9,000 का पेमेंट कर दो, मैं आपको 1,000 रुपए छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ पे राम ही मेरे से बोल रहा है कि भाई मैं आपके पेमेंट
जो आपका पेमेंट है 10,000 का वो पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको 5,000 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे बुक्स में क्या होगा, राम जिससे मुझे 10,000 रुपए मिलने वाले थे, बट अभी कितने मिलेंगे मुझे, 5,000। ठीक है, 5,000 मिलेंगे मेरे को, मतलब जो 5,000 अब नहीं मिलने वाले, जो 5,000 नहीं मिलने वाले वो मेरा लॉस है। ठीक है, और उस लॉस को मैं क्या नाम दूंगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ये लॉस है, नॉमिनल का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, कितने रुपए मिलने नहीं वाले मुझे, 5,000। ठीक है, तो कितने रुपए मिले होंगे, कैश अकाउंट डेबिट 5,000। ओके, टू राम। अब देखो, राम के अकाउंट में 10,000 का डेबिट बैलेंस है, मीन्स वो मेरा डेटर है, मुझे 10,000 रुपए मिलने हैं, बट राम से मुझे मिल गए 5,000 रुपए, 5,000 रुपए मेरा बैड डेट हो गया, तो मैं राम का अकाउंट अब क्रेडिट करके उसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम। ओके, अब देखो, जो मैं बार बार बोलता हूं कि हम उसका अकाउंट खत्म कर देंगे या फिर उसका बैलेंस नील हो गया, तो अभी तक हमने एक कैलकुलेशन किया था कि हमने इतने रुपए के गुड्स सेल किए या उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया तो कितना मेरे को मिलना था, देन कुछ अगर मेरे पास रिटर्न आया उसके बाद मेरे को कितना मिलना था, उसके लिए एक लेजर बनता है। देखो, अगर मैं एक छोटा सा लेजर बनाऊं तो इसका बैलेंस कैसे नील हुआ, अभी आपको ये ड्रॉ नहीं करना है या बनाना नहीं है फॉर्मेट, कुछ लिखना नहीं है, बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं क्या बोलता हूँ बार बार, किसका अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे डेट आएगा आपका। ठीक है, ये अकाउंट है राम का, राम अकाउंट, दिस साइड विल बी आवर डेबिट साइड एंड दिस विल बी आवर क्रेडिट साइड। अब देखो, जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है, ये हमारा लेजर है। जैसे ये एंट्री मैंने पास की, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये राम का अकाउंट है, लेजर अकाउंट है। ठीक है, राम का अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों हुआ डेबिट, ये डेबिट हुआ ड्यू टू सेल्स, बाई सेल्स की वजह से डेबिट हुआ, कितने से, 10,000। ओके, तो अगर मैं अभी देखूं, यहां पे हम बैलेंस लिखते हैं, देखो दोनों साइड की टोटल्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ 10,000 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड पे अभी कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसके बैलेंस को हम उठा के यहाँ लिख देंगे। तो राम के अकाउंट में 10,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, दिस टोटल एंड दिस विल टाई 10,000 10,000। अभी हमने क्या किया, अब राम ने मेरे को आके बोला कि भाई 5,000 ही दे सकता हूं मैं, तो मैंने राम का अकाउंट देखा जो कि ये है लेजर अकाउंट, उसमें उसका बैलेंस 10,000 पड़ा था, राम बोल रहा है कि मैं 5,000 ही दे सकता हूं, दैट मीन्स कि 5,000 वो बैड डेट हो गया। तो जैसे ही मैं ये एंट्री पास करूंगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम, तो अभी राम का अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू व्हाट, मेरे को उससे कैश मिला 5,000 का और बैड डेट हो गया 5,000, मतलब उसके जो 5,000 थे, जो हमारे 5,000 थे उसके अकाउंट में वो डूब गए। तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे,
टू कैश, इसने कैश दिया हमें 5,000 रुपए, टू बैड डेट, और हमारे 5,000 रुपए इसके अकाउंट में डूब गए। ठीक है, अभी ये अकाउंट देखो बैलेंस्ड है, ठीक है, 10,000 एंड 10,000। तो अभी राम का अकाउंट जो है क्लोज हो गया, इसकी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अगर हम फर्दर फ्यूचर में इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम इसका अकाउंट फिर खोलेंगे, वरना ये अकाउंट अभी के लिए क्लोज्ड हो गया। ठीक है, क्लोज्ड। तो इसी को बोलते हैं कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तुम्हारा खाता बंद हमारे पास। ओके, दिस इज लेजर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, सेकेंड इज बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारा कुछ जो बैड डेट हो गया था उसमें हमें कुछ रिकवरी हुई। ठीक है, नाउ जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम फॉर ₹10,000, हमने 10,000 के गुड्स बेचे थे, उसमें से हमारे पास ये बैड डेट हुआ था 5,000 का। ओके, अब कुछ दिनों बाद राम के पास पैसे आ गए। राम एक भला व्यक्ति, उसने सोचा कि मैंने इस पर्सन से 10,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, बट मेरी कंडीशन उस टाइम ऐसी नहीं थी कि मैं उसका पूरा पेमेंट कर पाऊं। तो जो मैंने 5,000 का उसका बैड डेट किया, मतलब जो 5,000 का मैंने उसका लॉस कराया, चलो मैं ये कुछ अमाउंट उसको दे देता हूं। तो एग्जाम्पल, राम पेड ₹3,000 out of his total bad debt of ₹5,000। राम ने 3,000 का जो है हमें पेमेंट किया। ही नोज कि मेरा 5,000 का बैड डेट है, बट उसने 3,000 रुपए हमें दे दिए। अब हम एंट्री क्या करेंगे बच्चों? अब हम क्या एंट्री करेंगे? मेरे पास कैश आया, ठीक है। अब जो ये मेरे पास कैश आया, क्या ये मेरी इनकम है या फिर पहले मैंने राम को क्रेडिट किया था 10,000 से, ठीक है, तो मैं राम को यहां पे डेबिट कर दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा मैं? या फिर क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है तो मैं डेटर का अकाउंट, राम का अकाउंट क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा बताओ? देखो, अगर आप गोल्डन रूल लगाने जाओगे, राम पर्सन है, क्या दिया उसने मेरे को? कैश, ठीक है। तो अगर आप सिंपल ऐसे देखोगे कि कैश रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू राम इज अ पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राम इज द गिवर ऑफ द अमाउंट टू राम अकाउंट 3,000। तो क्या ये एंट्री करेक्ट है? आपने गोल्डन रूल लगाया उसके हिसाब से करेक्ट है, ठीक है। बट अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, ठीक है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। ये एंट्री बोल रही है कि हमें कैश मिला और राम को हमने क्रेडिट किया, दैट मींस अगर राम का अकाउंट आप देखो तो राम का अकाउंट हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, उसमें कोई बैलेंस नहीं है। अगर मैं फिर से राम का अकाउंट बनाऊं तो राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 5,000 का 3,000 का बैलेंस दिखेगा, जो कि हमारी एक लाइबिलिटी को शो करेगा कि हमारी लाइबिलिटी है, बिकॉज राम इज ऑन क्रेडिट साइड। तो हमें ये लाइबिलिटी दिखा रही है कि हमें राम को फ्यूचर में 3,000 रुपए देने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने राम को क्रेडिट किया है। हमारे बुक्स में कोई बैलेंस नहीं है राम का जब लेजर बनाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, दैट मीन्स कि राम को हमें 3,000 रुपए देने हैं। तो ऐसा है कि एक्चुअल में नहीं,
राम को हमें 3,000 रुपये नहीं देने। जो हमने पहले एक्सपेंस बुक किया था अपना 5,000 का, अब हम जब हमें ये 3,000 रुपये मिल रहे हैं तो हम इसे इनकम बुक करेंगे। क्या बुक करेंगे बच्चों? इनकम। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये है गलत। ओके, सही ट्रांजेक्शन क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, कितना रिकवरी हुआ? 3,000 का। 3,000 का, ठीक है। इसका नेचर लिख लो आप। इसका नेचर क्या है? इनकम का। ओके, क्योंकि जब मेरा बैड डेट हुआ था तो मैंने उसको एक्सपेंस माना, तो जब उसकी रिकवरी हो रही है तो मैं उसको इनकम मानूंगा। ओके, तो नॉमिनल रूल लगा, उसकी वजह से ये क्रेडिट हुआ। ठीक है, नरेशन बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। ओके, आगे चलते हैं। यहां पे हमारा बैड डेट रिकवर्ड का कंसेप्ट खत्म हो गया। नाउ थर्ड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस व्हाट? हम कोई भी खर्चा करते हैं, जैसे मेरा ये 12 मंथ्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये 12 मंथ का पीरियड है मेरा। ठीक है, अगर मैं अपना रेंट का पेमेंट, फैक्ट्री का रेंट पेमेंट कर रहा हूं तो हर महीने मैं रेंट पेमेंट करूंगा। ठीक है, मैं इंटरनेट के चार्जेस पे कर रहा हूं तो मैं हर महीने पे करूंगा। और अगर मैं ऐसी कोई भी चीज जो साइक्लिकल है, जैसे मैं सैलरी का पेमेंट करता हूं तो हर मंथ पेमेंट करता हूं। ओके, या फिर इंश्योरेंस का पेमेंट करता हूं तो माइट बी लमसम मैं 1 साल का एक बार में पेमेंट कर देता हूं। तो या फिर मैं 6 मंथ का पेमेंट करता हूँ या 3 मंथ्स का पेमेंट करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमने अकाउंटिंग टर्म में देखा था, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा, जो हमारी बुक्स बनती हैं। दैट मीन्स बुक्स बनती हैं मतलब क्या? जैसे जो हमारी ये जर्नल हो गई, ठीक है, हमारा ये लेजर हो गया, फिर इसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस हो गया, फिर उसके बाद सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई। ठीक है, ये जो चीजें बनती हैं उनका एक डिफाइंड पीरियड होता है कि ये इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक बनी। लाइक हम क्वार्टरली भी बनाते हैं, क्वार्टर जैसे आपका अप्रैल मई जून, ठीक है, या फिर ईयरली बनती हैं अप्रैल से लेके मार्च तक। ठीक है, अगर फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो कर रहे हैं, और अगर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमारा ये जो हमारी बुक्स बनेंगी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कंसेप्ट जो आता है हमारा, देखो मैंने यहाँ पे फैक्ट्री की बिल्डिंग को यूज किया। ओके, जब मैंने यहाँ पे फैक्ट्री की बिल्डिंग को यूज किया तो मुझे रेंट भी इसी मंथ में पेमेंट करना चाहिए था। ठीक है, रेंट मेरे को इसी मंथ में पे करना चाहिए था, और इधर मैं यहाँ पे 1-2 दिन बाद रेंट पे कर देता। ठीक है, ओके, बट ऐसा हुआ कि हमारी बुक्स सपोज 31 मार्च 31 मार्च को हमारी बुक्स यहाँ पे क्लोज हो गई। ओके, मेरा इस महीने का रेंट, मेरा इस महीने का दिसंबर महीने का रेंट
मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं यहां पे पेमेंट करने वाला हूं 10 जून को, जनवरी को। ठीक है, मेरी बुक्स यहां पे आके क्लोज होंगी, मतलब मैं जर्नल बुक को क्लोज करूंगा क्योंकि साल खत्म हो गया, लेजर्स को क्लोज करूंगा क्योंकि साल खत्म हो गया, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो जो रेंट, जब मेरा ये पीरियड चल रहा था तो इस मंथ का रेंट मैं यहाँ पेमेंट करता था, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस बुक कर लेता, उसमें कोई इशू नहीं आता। जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया। बट जब आप यहाँ पे आए ईयर एंड पे, तो आपको बुक्स क्लोज करनी है अपनी। ठीक है, तो क्या आप उस खर्चे को दिखाओगे? नहीं। जो आपने दिसंबर में जिस बिल्डिंग को यूज किया उसका रेंट आपको दिसंबर में पे करना चाहिए था, बट आपके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है कि आप 10 दिन बाद पेमेंट करते हो। तो जब आप बुक्स को क्लोज कर रहे हो तो क्या वो खर्चा आप नहीं मानोगे अपना कि आपका उस साल में वो खर्चा हुआ है? मानोगे या नहीं? हाँ, जरूर मानेंगे कि वो दिसंबर का खर्चा है, बट मैंने पेमेंट तो नहीं किया। ठीक है, तो पेमेंट नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम उसे एक लायबिलिटी दिखाएंगे और हम उस एक्सपेंस को बुक करेंगे उसी साल में। ठीक है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, सपोज 10,000 रेंट था। ठीक है, तो ये एक्सपेंस हमने उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर लिया जिस अकाउंटिंग पीरियड का ये एक्सपेंस है, और हमने एक लायबिलिटी को खड़ा कर दिया। तो आपने एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, पहले अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से ऐसा हम करते हैं। ठीक है, और मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा है क्या? देखो, एक और लॉजिक बताता हूं मैं इसका कि ऐसा हम क्यों करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज मान लो ये मेरा पीरियड है। ठीक है, मैंने यहां 1 लाख रुपए कमाए। ठीक है, और मेरा रेंट का ही खर्चा है, मान लो अभी सिंप्लिसिटी के लिए मेरा रेंट का खर्चा 80,000 है। ठीक है, बट क्योंकि मैंने ये पे नहीं किया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बोलता था कि आप नेक्स्ट पीरियड में यहां पे करना। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में यहां पर पे करना अमाउंट को। तो मेरी बुक्स तो यहां पे क्लोज हो गई, यहां पे मेरी बुक्स क्लोज हो गई। मैंने अपनी बुक्स क्लोज करके दिखाया कि मेरा प्रॉफिट है 1 लाख का। तो क्या ये ट्रू पिक्चर है मेरे बुक्स की? क्या ये मेरी ट्रू पिक्चर है कि मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है? नहीं। मेरे को 80,000 का एक्सपेंस मैंने इनकर किया इस पीरियड के अंदर, रेंट, बट मैंने पेमेंट नहीं किया तो मैंने उसको एक्सपेंस नहीं दिखाया। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ एक्सपेंस का कंसेप्ट जो मैचिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में आता है। ठीक है, तो जब मैं इस रेंट को बुक करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना? 80,000, 80,000। ठीक है, अभी क्या होगा बच्चों, जब मैंने ये चीज यहां पे बुक कर ली तो ये क्या प्रॉफिट मेरा अभी 1 लाख दिखेगा? नहीं, अभी आपकी ट्रू पिक्चर निकल के आएगी। ठीक है, आपकी इनकम इज 1 लाख प्लस रेंट 80,000 एंड आपका प्रॉफिट 20,000। ठीक है, तो ये आपकी ट्रू पिक्चर निकल के आई। अगर आप इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बुक नहीं करते या एक्सपेंस को बुक नहीं करते क्योंकि आपने पे नहीं किया, तो आपकी पिक्चर ये निकल के आती कि आपने 1 लाख कमाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड का या फिर मैचिंग कंसेप्ट का। ओके, तो लाइकवाइज कोई भी एक्सपेंस हो, अगर आपके उस पीरियड में वो आप अप्रूव कर चुके हो, मतलब उसका बेनिफिट ले चुके हो, तो उसी पीरियड में वो बुक होगा। ओके,
आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल इसके ऊपर लेते हैं हम एक। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च अमाउंटिंग ₹50,000 पेड ऑन 10th अप्रैल, ठीक है, एंड बुक्स क्लोज्ड ऑन 31st मार्च। चलो इसकी एंट्री पास करते हैं। सैलरी जो कि मार्च मंथ से रिलेटेड है, उसका मैंने पेमेंट नहीं किया, तो क्या मैं इस एक्सपेंस को बुक नहीं करूंगा? बुक करूंगा, ओके। बट मैंने पेमेंट तो नहीं किया, तो क्या हुआ, हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, ओके। कैसे बुकिंग होगी बच्चों इसकी, देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 50,000 से, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये एक हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, हम इसे फ्यूचर में पे करेंगे, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है, 50,000, ओके। बीइंग द सैलरी एक्सपेंस बुक्ड फॉर मार्च, ठीक है बच्चों। तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं, ओके। अभी आपको ये समझ में आया एग्जांपल? एग्जाम्पल समझ में आया तो आगे चलते हैं बच्चों, चलो। हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट नंबर क्या था? थर्ड। फोर्थ लिखो, प्री पेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस कैसा है? प्रीपेड एक्सपेंस उल्टा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मैंने खर्चा इनकर किया, मेरा वो खर्चा हो गया, बट मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो वहां पे हम एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, ओके। बट प्रीपेड एक्सपेंस में क्या है कि अभी मेरा खर्चा नहीं हुआ, ठीक है, खर्चा नहीं हुआ, बट मैंने उसके लिए पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल इज इंश्योरेंस, ठीक है। नाउ सी एग्जांपल लेते हैं। मेरा ये 12 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है, एंड दिस इज 31st मार्च, ओके। एंड दिस इज जून। सपोज मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस का पेमेंट किया जून में, कितने का पेमेंट किया? ₹12,000। जून एंडिंग पे मैंने पेमेंट किया 12,000 का। तो इस साल देखो, ये मेरा पेमेंट था प्रीमियम फॉर 1 ईयर, ठीक है, मतलब एक साल में 12 महीने, हर मंथ के लिए मैंने ₹1,000 का एक बार लमसम पेमेंट किया, 12,000 का एक साल का प्रीमियम पेमेंट किया, ठीक है, मैंने जून एंड में पे किया। तो इस साल में 31st मार्च तक मेरे पास कितने महीने हैं? जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने हो गए? 5, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, 9 मंथ्स हो गए इस साल में। ठीक है, तो हर मंथ जो है, मैंने यहाँ पे जून में पेमेंट किया, मैं हर मंथ इसका कुछ पार्ट जो है एक्सपेंस बुक करूंगा और कुछ पार्ट जो है मेरा प्रीपेड में रहेगा। कैसे, देखते हैं। चलो पहले सिंपली समझते हैं कि इस साल क्या होगा, उसके बाद पार्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं। देखो, मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना बच्चों? इस साल के जो मंथ्स हैं, क्योंकि ये बुक जो है हर साल प्रिपेयर होती है और हर साल क्लोज होती है, देन नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, वो भी सीखेंगे। हर साल ये बुक्स हर साल के लिए बनती है। तो इस साल का जो इंश्योरेंस का खर्चा मेरा कितने थाउजेंड का है? 9,000 का, क्योंकि इस साल में अभी बस 9 मंथ्स ही बचे हैं। ठीक है, तो मेरा एक्सपेंस जो है वो होगा 9,000 का। ओके, अब देखो, जो मैंने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, मैंने कितना पेमेंट किया है? मेरा कैश गया है टू कैश अकाउंट, कितना? 12,000। तो मैंने 9,000 का एक्सपेंस तो बुक कर लिया इस साल के लिए। अभी वो 3,000 रुपए जो बचे हुए हैं वो कैसे बुक करेंगे हम? देखो, जो मैंने 3,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट किया, उसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। ठीक है, तो जब किसी भी चीज का बेनिफिट मुझे मिलने वाला होता है तो वो मेरे लिए एक असेट होती है। ठीक है, इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो हम उसे एज एन असेट रिकॉर्ड करेंगे और उस असेट का नाम क्या रहेगा? प्री, क्या नाम रहेगा उसका? प्री पेड इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, कितना? 3,000। ठीक है बच्चों, तो दिस विल बी आर असेट। ठीक है, असेट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब ये हमारे पास असेट है, ये हमारे पास नया असेट क्रिएट हुआ है, तो दिस इज एन असेट और ये डेबिट होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। चलो, आपने पेमेंट कब किया? जून में। अगर ये आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 मिनट बढ़ देते हैं इसे। ठीक है, आपने पेमेंट किया जून में। ओके, कितने का पेमेंट किया था आपने? 12,000 का पेमेंट किया। ठीक है, अभी आपने जून एंड में पेमेंट किया। ओके, तो इंश्योरेंस का टर्म कहां से स्टार्ट होगा हमारा? यहां से, ये। ओके, कितने को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स हमारे यहाँ हो गए। आपने यहाँ पेमेंट कर दिया। ओके, तो जब इस मंथ के एंड में आपने पेमेंट किया, तो अभी हमने इसका बेनिफिट लेना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। टू कैश 12,000, 12,000 कब? जून में। ठीक है, ये मेरा एक असेट हो गया टू कैश, आपने इसका पेमेंट किया। जब आप जुलाई के एंड में आओगे यहाँ पे, तो आपने इस इंश्योरेंस के बेनिफिट को, आप जब इंश्योरेंस लेते हो तो क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर कहीं आग लग गई मेरे गोडाउन में तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर देगी। ओके, तो आप मान लो आग नहीं लगी, जुलाई में आ गए आप। ठीक है,
ये जुलाई आपका खत्म हुआ यहाँ पे जुलाई, तो आपने इस प्रीमियम को 1 महीने यूज किया, ठीक है। तो जो आपका अभी असेट के अंदर 12,000 पड़ा है, इसमें से आपने 1,000 का प्रीमियम यूज कर लिया, ठीक है। तो अभी हम एक्सपेंस बुक करेंगे, इंश्योरेंस, अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज कहां से आया? 12,000 डिवाइडेड बाई 12, मतलब हर मंथ का 1,000 का एक्सपेंस मेरा आता है अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं तो। टू, अभी मैं किसे क्रेडिट करूंगा बच्चों? कैश को। कैश तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। प्रीपेड इंश्योरेंस, यस, आपका असेट 1,000 रुपीज से कम होगा क्योंकि हमने उसको 1,000 रुपीज का यूज कर लिया, ठीक है। टू, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ये अभी ना समझ में आए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए आपके लिए, बट अभी 11th क्लास में आपके लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर डेप्रिसिएशन। आप नंबर नोट करना है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन का कौन सा नंबर आएगा? बच्चों डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ asset due to wear and tear and passage of time। डेप्रिसिएशन इज जो हमारी असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है भाई? डिक्रीज होती है क्योंकि हम उसे कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं और रखे रखे भी किसी चीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मींस पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। हम कंटिन्यूअसली यूज भी कर रहे हैं, टाइम भी पास हो रहा है उसका, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज आपका मोबाइल। सपोज आप मोबाइल लेके आए, आप जैसे ही दुकान से मोबाइल खरीद के बाहर निकलते हो, उसकी वैल्यू आई थिंक 30-40% डिक्रीज हो जाती है। अगर आपने एक बार मोबाइल परचेज कर लिया और फिर उस मोबाइल को आप उस दुकानदार को बेचने जाओ, तो वो आपसे बोलेगा कि इसकी वैल्यू 30% डिक्रीज हो गई क्योंकि इट्स सोल्ड वंस, ओके। तो दिस इज द लैप्स ऑफ टाइम, इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस असेट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। आप इसे कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हो, ठीक है। इसकी जो मेमोरी है, इसका जो प्रोसेसर है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूसेज, वो वियर एंड टियर होके प्रोसेसर जलता है, इसकी परफॉर्मेंस कम होती है। तो परफॉर्मेंस कम होने से इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज हमारे बिजनेस में भी होता है। जो हमारे पास असेट्स पड़ी हैं, जो हमारी मशीनरी है, जब हम उन्हें कंटिन्यूअस यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू मार्केट की कम होती जाती है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं वियर एंड टियर। अगर आप एक सेलफोन खरीद के आज रख लो और 5 साल बाद बेचने जाओ, अगर आप उसे एक भी दिन यूज ना करो, वो आपने बॉक्स भी नहीं खोला, तो क्या उसकी वैल्यू, अगर आप 50,000 का मोबाइल खरीद के लाए हो, 5 साल बाद अगर उसे बेचने जाओगे, आपका बॉक्स अभी सील पैक्ड है, आप कस्टमर को बोलते हो कि आप मेरे सामने खुद इसे खोल के लो, तो क्या वो उसी वैल्यू पे लेगा? नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू गिर चुकी है। कैसे गिर चुकी है? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर चेंज इन
ट्रेंड, अभी ट्रेंड चेंज हो चुका, जो आपने 5 साल पहले मोबाइल यूज किया था अब उसका कोई ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड खत्म हो चुका, ठीक है। तो इसकी वजह से भी उसकी वैल्यू गिरती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन। ओके, तो जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, हम हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर भी है, हम डेप्रिसिएशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी अकाउंटिंग एंट्री सीखते हैं उसके क्या है, ठीक है। जब हम असेट, जब किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम बोलते हैं वो डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। डेप्रिशिएट हो रहा है मींस हमारा वैल्यू गिरने से हमारा लॉस हो रहा है, या फिर हम क्योंकि हमारा वो रूटीन नेचर का है तो डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस होता है हमारे लिए, ठीक है। डेप्रिशिएशन अगर एक एक्सपेंस है तो कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 10 lakh on 1st April 2024, depreciation to be charged at 10%। ओके, तो देखो, जब आप बिल्डिंग जब आपने बिल्डिंग को परचेज किया तो एंट्री क्या होगी, आपकी एक असेट आई 1 अप्रैल 24 को, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैश, आपने पेमेंट किया, एक असेट गई और एक असेट आई 10 लाख, ठीक है। नरेशन लिखो, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। ओके, देन यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट 10%, मीन्स जब आपने इस बिल्डिंग को 1 साल यूज कर लिया तो इसकी वैल्यू 10% से गिर गई। अब आप बोलोगे 10% से गिर गई, बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ती है, ठीक है, हाँ बढ़ती है, बट जब हम उसे यूज करते हैं तो उसमें जो मटेरियल लगा है वो धीरे धीरे घिसता है, ठीक है। वो 1 साल में समझ में नहीं आता, बट 20 साल 25 साल जब आप उसको यूज करो बिल्डिंग को तो आपको दिखेगा कि हाँ इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 20th ईयर में जाके उस बिल्डिंग को पूरा एक साथ में एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। तो अगर मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख रुपए एक बार में खर्चा रिकॉर्ड कर दोगे 20वें साल में जाके, तो आपका जीरो प्रॉफिट हो जाएगा। बट आपने उस बिल्डिंग को टोटली उस 20th ईयर में तो यूज नहीं किया, आप फर्स्ट डे से उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जब जब उस बिल्डिंग को जब से हम उस बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं उसी पीरियड में उसका एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मेरे को, तो देखो जब ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025 तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10% है, 10 लाख का 10% इज 1 लाख, ठीक है। टू क्या रिड्यूस हुआ बच्चों, हमारी बिल्डिंग रिड्यूस हो गई, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू जो है 1 लाख से कम हो गई। जब असेट डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। ओके, नरेशन, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड
ऑन बिल्डिंग, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चों? कोई इशू? आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट जो अभी कंसेप्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ओनर है वो बोल रहा है कि ठीक है, मैंने आपको कैपिटल प्रोवाइड किया, आप अभी सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो जो मैंने मेरा कैपिटल आपको दिया है, मुझे उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट, अगर सपोज मैं ये पैसा अपना बैंक में डालता तो मुझे माइट बी 6%, 6.5% का इंटरेस्ट मिलता बैंक से, ठीक है। तो सेम चीज मैं आपके पास पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, जब मैं आपको अपना कैपिटल दे रहा हूं तो मुझे एक इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो जब बिजनेस एंटिटी एज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स ओनर, जब बिजनेस एंटिटी अपने ओनर को, मींस इस प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट देगी, तो बिजनेस एंटिटी के लिए वो एक एक्सपेंस होगा, ठीक है। और जो प्रोप्राइटर है उसका कैपिटल वो है इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक एक्सपेंस बिजनेस एंटिटी के लिए और इनकम किसकी? ओनर की। तो ओनर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से। तो कैपिटल उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि हम उसे पैसा देंगे, ओके। तो ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था। देन सेकंड, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जब वो हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बिजनेस एंटिटी भी तो बोलेगी जो आप मेरे से पैसा लेके जा रहे हो ड्राइंग के नाम पे, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। एंटिटी बोलेगी ना कि जब आपने मेरे को पैसा दिया तो आप मेरे से इंटरेस्ट मांग रहे हो, तो जब हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हम भी उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो जब एंटिटी ओनर से पैसा लेगी तो वो उसके लिए एक इनकम होगा, ठीक है। और जब ओनर को पैसा देना होगा मुझे, तो जब ओनर मुझे पैसा लाके देगा, क्योंकि मैं उसको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो, ये इसकी एंट्री थोड़ी ट्विस्टिंग है, ठीक है। कैसे? हम क्या सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट इनकम टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये तो मेरी इनकम हो गई, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसा मिलने वाला है, ठीक है। अगर मान लो ओनर मुझे ये पैसा कैश में लाके देता है, तो मैं कर देता कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया, ओके। बट क्या आपको लगता है कि ओनर पैसे देगा? अगर दे दिया, ट्रांजैक्शन में लिखा है कि इंटरेस्ट हमने चार्ज किया और ओनर ने पैसे दिए, तो ये एंट्री होल्ड, दिस एंट्री विल होल्ड गुड। बट ओनर जो है पैसा देगा नहीं। क्यों? अगर मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने 10,000 रुपए निकाले अपने बिजनेस से, अगर मेरे क्लॉज में लिखा है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है एंटिटी और मेरा, क्योंकि वो सेपरेट पर्सन है, कि अगर मैं कभी ड्राइंग करता हूं तो मुझे उसके ऊपर एक इंटरेस्ट देना है। सपोज 10,000 पे 10% 1,000 रुपीज बनते हैं। एंटिटी बोलेगी कि मुझे तो इनकम हुई 1,000 की, क्योंकि मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, ठीक है। तो उसने इनकम को क्रेडिट कर लिया, बट वो डेबिट किसको करेगी? क्या मैं उसे कैश देने वाला हूं? नहीं, ठीक है।
मैं उसे कैश नहीं देने वाला हूं, तो क्या होगा, देखो, जब मैं एंटिटी से कैश विड्रॉ करता हूं, जब मैं एंटिटी से कैश विड्रॉ करता हूं तो एंट्री क्या करता हूं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ड्रॉइंग अकाउंट मींस व्हाट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करने से क्या होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है। किसकी, एंटिटी की लायबिलिटी डिक्रीज होती है, किसके टूवर्ड्स, टूवर्ड्स ओनर। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि कैश निकाला, मैंने कैश निकाला, जब मैंने पैसे दिए थे तो एंटिटी की लायबिलिटी बढ़ गई थी, जब मैं कैश निकाल रहा हूं तो एंटिटी की लायबिलिटी कम होती है। ठीक है, बट इस केस में जब एंटिटी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो मैं उसको पैसे नहीं देने जा रहा। ठीक है, पैसे नहीं देने जा रहा मतलब जो पैसे उसको मिलने थे मैंने नहीं दिए, तो एंटिटी के पास क्या चाह रहा है, एंटिटी के पास मेरा कैपिटल अकाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि उसकी लायबिलिटी है, तो एंटिटी बोलेगी हमारी लायबिलिटी 1000 रुपीज से कम हो गई। क्यों कम हो गई भाई, हमको आपसे 1000 रुपीज मिलने थे बट आपने मेरे को वो 1000 रुपीज नहीं दी। ठीक है, तो जो आपका बैलेंस पड़ा है जो कि मैं आपको देने वाला हूं उसमें से मैं 1000 रुपीज काट लूंगा। ठीक है, तो ऐसे वो बोल के नहीं बोलेगा कि मैं काट लूंगा, वो सिंपल क्या बोलेगा, इस कैश की जगह वो यूज करेगा ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, और ड्रॉइंग अकाउंट को यूज करते ही जो कैपिटल बैलेंस मेरे पास पड़ा है एंटिटी का, मतलब मेरा जो बैलेंस कैपिटल का पड़ा है एंटिटी के पास वो 1000 रुपीज से कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे मेरा मान लो कैपिटल है 1 लाख का। ठीक है, इसमें जो हमने प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड होता है, सपोज 10,000 ऐड हो गया क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ओनर का होता है। ओके, लेस, और अगर कोई लॉस हुआ तो वो यहां से लेस भी होगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स, तो सपोज ओनर ने यहां पे मेरे को पैसे तो दिए नहीं, तो ड्रॉइंग अकाउंट को जो मैंने डेबिट कर रखा है वो यहां से माइनस हो जाएगा, सपोज 1000। तो अभी कितना हुआ, 1,09,000 उसका कैपिटल। तो ऐसे हम ड्राइंग का इंपैक्ट कैपिटल के अंदर देते हैं। ठीक है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तब हम वहां पे इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, वो ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा। ओके, तो आई थिंक अभी आज के लिए हमने बहुत सारे कंसेप्ट कवर किए इस लेक्चर के अंदर। अभी आप जो है इन सभी को रिवाइज करके आओ, हमने विद एग्जांपल किए हैं और इनके बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।